हाँ जी बच्चा पार्टी। बिजली का जाना या घर के काम क्या करता है आपको ज़्यादा परेशान? मुझे ये ज़्यादा परेशान करता है बिजली का जाना, यानी कि मेरे लिए नेटलसम है बिजली का जाना। क्या होता है नेटलसम का मीनिंग, अभी डिस्कस करते हैं। मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने आज लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 46 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। हमेशा की तरह आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 46 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है उसके इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट वर्ड्स, फ्रेजेस, ईडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। तो चलिए शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे विच इज लिबरलाइजेशन। रेफरेंस क्या लिखा है लिबरलाइजेशन का? फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इकोनॉमिक liberalization since the 1990s, okay, meaning the removal or loosening of restrictions on something, यानी कि आपने रिमूव कर दिया या लूसन कर दिया किसको? रेस्ट्रिक्शंस को। किसी चीज़ पर जो रेस्ट्रिक्शंस थे उसको आपने हटा दिया या ढीला कर दिया। टिपिकली एन इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम, और ये जो रिमूवल या लूसनिंग ऑफ है ये किसके लिए आ रहा है? इकोनॉमिक या फिर पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, जो पहले स्ट्रिक्ट था, बहुत ज़्यादा रिजिड था, अब आपने उसको या तो हटा दिया या आपने रिलैक्स कर दिया उसको, यानी लूसन कर दिया। अब बहुत सारे बच्चे इसको लूजनिंग पढ़ेंगे, थोड़ा सा अलग है, मैं बता देता हूँ। LOSE इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है लूज। क्लियर है? इसका मतलब होता है हारना। ये वर्ब है, वर्ब की तरह यूज होता है लूज, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। और LOOSE लूस, इसकी प्रोनाउंसिएशन लूस। इसका मतलब होता है ढीला। शू लेसेस कैसे हैं? लूस हैं। मेरे शू लेसेस कैसे हैं? लूस हैं। ठीक है, लूज नहीं है, लूस हैं। और अगर मुझे लूज को एज वर्ब यूज करना है, एज ए वर्ब, तो मैं क्या करूंगा? इसके आगे लगा दूंगा एन। लूसन यानी ढीला करना, आरामदायक बना देना उसको, सो रिलैक्स कर देना। सो ये बेसिकली यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हो रहा है, द रिमूवल और लूसनिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन समथिंग, टिपिकली एन इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम। चलिए बात करते हैं लिबरलाइजेशन की। अब ये जो इमेज है आप इसमें देख रहे हैं, यहाँ पे मेंशन्ड है फ्री ट्रेड, यानी ऐसा बिजनेस, ऐसा ट्रेड, ऐसा धंधा जो कि फ्री है। फ्री से मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई पैसे नहीं लग रहे। फ्री का मतलब ये है कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी व्यक्ति अपना बिजनेस खड़ा करना चाहे वो कर सकता है। 1991 से पहले जब लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुआ हमारे कंट्री में, जब आया, मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे और PV नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट थी, तो इन दोनों ने बेसिकली इनिशिएटिव लिया। उनकी पूरी टीम ने जो काम किया उसमें ये डिसाइड किया गया कि अब इंडिया में लिबरलाइजेशन का दौर शुरू होगा। लिबरलाइजेशन वर्ड में ही छुपा है लिबरल। इसको समझने से पहले वापस मैं वर्ड पे जाऊंगा। लिबरल, लिबरल का मतलब होता है उदार। उदार यानी जो रिजिड ना हो, जो चेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा रेडी हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि आप किसी, आगे चल के आप जब शादी का डिसाइड करेंगे, डिसीजन लेंगे, आप किसी अदर कास्ट से, जो आपका पार्टनर हो अगर वो किसी अदर कास्ट से है और आप चाहें कि आप उससे शादी कर लें, और अगर आपके पेरेंट्स अलाउ कर देते हैं, वो आपकी खुशी में खुश होते हैं, इट मीन्स कि वो लिबरल हैं। ठीक है, और अगर वो नहीं करते हैं, यानी वो मना कर देते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो वो कैसे हैं? ऑर्थोडॉक्स हैं, रिजिड हैं। ठीक, इसी तरीके से बचपन में, स्कूल में या कॉलेजेस में भी आप देखें, कुछ टीचर्स लिबरल होते थे और कुछ टीचर्स कैसे होते थे? रिजिड या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट। आप ज़रा भी क्लास के लिए लेट हो गए 2-4 मिनट, निकल जाओ यहाँ से, गो टू द प्रिंसिपल्स रूम, है ना? या फिर बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी होते थे, इट्स ओके, कम इनसाइड, आ जाओ बैठो, है ना? सो लिबरल एंड ऑर्थोडॉक्स या फिर रिजिड। हम बात कर रहे हैं ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में। सो लिबरलाइजेशन 1991 मैंने बात की, अभी इस पे वापस आ जाते हैं। तो फ्री ट्रेड से मतलब है कि जो पहले लाइसेंसेस लेने पड़ते थे, किसी भी व्यक्ति को बिजनेस अगर खड़ा करना है तो उसको बहुत सारे लाइसेंसेस लेने पड़ते थे स्टार्ट करने से पहले, वो ख़त्म हो गया। एंड उस टाइम से पहले, 1991 से पहले, इंपोर्ट जब कोई करता था बाहर से, किसी कंट्री से रॉ मटेरियल अगर इंडिया में इंपोर्ट करता था कोई व्यक्ति, तो टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगते थे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था इंपोर्ट करना। गवर्नमेंट ने टैक्स कट्स किए ताकि लोग इंपोर्ट कर सकें ईजिली। सो रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल आने से फिर लोगों ने उस रॉ मटेरियल को यूज़ करके असेंबलिंग स्टार्ट की और फाइनल प्रोडक्ट को इंडिया में बेचना स्टार्ट किया। सो इस तरीके से जॉब्स क्रिएट हुई। सो ओवरऑल इकोनॉमी जो हमारी डाउन चल रही थी उसमें, उसको एक पुश मिला, बहुत बड़ा पुश मिला। उसके बाद और क्या हुआ?
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी पहले बाहर की कोई कंपनी आके इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर पाती थी, पर ये शुरू होने से पहले ये शुरू होने के बाद बाहर की कंपनीज़ ने आके इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और उससे भी पैसे का फ्लो हुआ एक, और इकोनॉमी को एक पुश मिला वापस से। सो ये सारी जो चीज़ें हुई बेसिकली ये 1991 से पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। सो उदारीकरण, उदार हो गई हमारा जो ट्रेड था उसकी जो प्रैक्टिसेस थी वो उदार हो गई, यानी अब बिजनेस करना आसान हो गया था सभी के लिए। जस्ट अ बिट, हाँ जी, डिस्कस करते हैं इसको। और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया रेफर्स टू द सीरीज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इनिशिएटेड इन 1991 दैट एम्ड टू मेक द इंडियन इकोनॉमी मोर मार्केट ओरिएंटेड, यानी कि इकोनॉमी कैसी हो गई, मार्केट ओरिएंटेड हो गई, एंड एक्सपैंड द रोल ऑफ प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट का रोल बढ़ गया। अच्छा, एक चीज़ और हुई थी लिबरलाइजेशन से पहले, क्या था कि गवर्नमेंट की ही कंपनीज जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं PSUs वही रन कर रही थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको बेचना स्टार्ट कर दिया, डिसइन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया। सो प्राइवेट जो कंपनीज थी उनका इंक्लूजन हो गया उसमें, उनके शेयर्स ऑब्वियसली जब बेचना स्टार्ट किया तो खरीदेगा कौन, प्राइवेट प्लेयर्स खरीदेंगे। तो जब प्राइवेट प्लेयर्स शामिल होना स्टार्ट हो गए तो कॉम्पिटिशन बढ़ा, क्योंकि मैनेजमेंट चेंज हुआ, डायनामिक्स चेंज हुए, तो ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, तो बेटर सर्विसेज मिलना स्टार्ट हो गई उन्हीं कंपनीज से। सो ये भी हुआ। रिडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, देखिए मैंने बताया लाइसेंसिंग की कमी हो गई। ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स जो मैंने बताया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उस पर इंपोर्ट पे टैक्सेस बहुत कम कर दिए गए, सो यानी कि रॉ मटेरियल मंगाना आसान हो गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अभी हमने डिस्कस किया। आप इंश्योरेंस कंपनीज ले लीजिए, बैंक्स ले लीजिए, आप ऑटोमोबाइल कंपनीज ले लीजिए, आज की डेट में बहुत सारी फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं। पेटीएम देख लीजिए, यानी फिनेंस जो माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनीज हैं या डिजिटल पेमेंट कंपनीज हैं, उनमें भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रखा है अच्छा खासा। सो यानी कि ओवरऑल लिबरलाइजेशन से इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, जो हमने यहाँ पे देखा। अभी डिस्कस करते हैं 4 सेंटेंसेस, देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत। द लिबरलाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर अट्रैक्टेड न्यूमरस फॉरेन बैंक्स, बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे फॉरेन बैंक्स, HSBC, ABN AMRO और स्टैंडर्ड चार्टर्ड भी शायद बाहर का ये सब आए इंडिया में और उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया अपना। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कैन लीड टू बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस फॉर डोमेस्टिक बिजनेसेस, ये इसका एक नेगेटिव साइड हो सकता है कि जो डोमेस्टिक बिजनेसेस हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, उनके लिए चैलेंजेस खड़े हो जाते हैं। सो ये भी सही है सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली। द लिबरलाइजेशन ऑफ इमिग्रेशन पॉलिसीज इंक्रीज द डाइवर्सिटी ऑफ द वर्कफोर्स, हाँ ये भी सही है। द लिबरलाइजेशन ऑफ इमिग्रेशन पॉलिसीज इंक्रीज द डाइवर्सिटी ऑफ द वर्कफोर्स, यानी कि क्या हुआ, इमिग्रेशन पॉलिसीज यानी बाहर से कोई आ सके कंट्री में आपकी में, उसमें उदारीकरण अपनाया गया, यानी उदार कर दिया गया। जैसे क्या होता है, बहुत सारी कंट्रीज आप देखें अपने यहाँ पे वीज़ा फ्री कर देती हैं, जैसे इंडोनेशिया या थाईलैंड और आपके कजाकिस्तान, ऐसी कंट्रीज़ हैं जो ट्रैवल या टूरिस्ट के लिए जाने जाती हैं, और वो क्या करती हैं, वो इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री कर देती हैं ताकि ज़्यादा इंडियंस वहाँ जाके ट्रैवल करें, ठीक है ना। तो वीज़ा फ्री कर दिया तो ऑब्वियसली एक रहता है ना मन में, यार इतने रुपए तो बचेंगे, चलो वहीं चलते हैं, उस कंट्री में चलते हैं, वहाँ घूमेंगे। तो इसीलिए इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में जब लिबरलाइजेशन होता है तो ऑब्वियसली वहाँ पे लोग ज़्यादा आएंगे। तो वो बात बोली जा रही है वर्क फोर्स के कॉन्टेक्स्ट में कि जब ऐसा हुआ किसी पर्टिकुलर देश में या ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो इससे क्या हुआ, इंक्रीज द डाइवर्सिटी ऑफ द वर्कफोर्स, यानी कि वे बाहर के लोग भी आके काम करना स्टार्ट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर जगह पे, उन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस में। बिल्कुल सही है सेंटेंस। द लिबरलाइजेशन ऑफ द पेंटिंग, हो गया गलत, यहीं पर गलत हो गया, डजेंट मेक एनी सेंस। पेंटिंग में लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है, सो ये गलत है, मेक मोर वैल्यूबल, गलत, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। चलिए सिनोनिम्स डिस्कस करते हैं। डीरेगुलेशन, डीरेगुलेशन, रेगुलेशन में डी लगा दिया है, यानी रेगुलेशन खत्म कर दिए। रिलैक्सेशन, रिडक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, फ्रेज है पूरा पूरा और क्लियर है बिल्कुल। रेस्ट्रिक्शंस में आपने क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया, कमी कर दी। रेगुलेशन एंटोनिम, रेस्ट्रिक्शन एंटोनिम, कंट्रोल, लिमिटेशन, लिमिट लगा दी आपने, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये सारे एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज नेटलसम। थंबनेल पे इसी वर्ड के बारे में मेंशन था। मैंने बोला वहाँ पे, क्या बोला था, घर का काम या फिर क्या था दूसरा, हाँ बिजली जाना यानी लाइट का कट जाना, उन दोनों में से क्या नेटलसम ज़्यादा है। मेरे लिए मैंने बताया
बिजली का जाना। रेफरेंस पढ़ते हैं, प्राइवेटाइजेशन टू हैज़ बीन अ नेटलसम सब्जेक्ट, ओके, मीनिंग कॉजिंग इरिटेशन और अनोयंस, यानी जो आपके अंदर इरिटेशन पैदा करे या अनोयंस पैदा करे, चिढ़ पैदा करे, गुस्सा पैदा करे, उसको हम बोलते हैं नेटलसम। अब डेली लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में तो जो थंबनेल पे मेंशन था उससे आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, प्राइवेटाइजेशन टू हैज़ बीन अ नेटलसम सब्जेक्ट, यानी कि प्राइवेटाइजेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अनोयंस क्रिएट करता आ रहा है बहुत लंबे समय से। अब कोई डिस्कशन चल रहा है उसमें हो सकता है अभी अगर जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी आएगी आपको। अभी अपन डिस्कस करते हैं। हाँ, नेटलसम वर्ड कहाँ से आया, ये बेसिकली एक प्लांट होता है, नेटल इसका नाम है। अब इसमें देखिए छोटे छोटे कांटे ऐसे बने होते हैं, ऐसे है ना, स्टिंगिंग कांटे, कटीले, ऐसी पत्तियां जो होती हैं वो कटीली होती हैं। तो ऑब्वियसली जब आप इस पौधे से टकराएंगे या टच हो जाए ये पौधा आपको, तो ये आपको अनॉय करेगा, आपकी स्किन पर रैशेज हो जाएंगे, आपको खुजली मचने लगेगी, चिढ़ मचेगी। कोई अगर ऐसे छुआ दे आपको इसकी पत्ती को तो आपको अगेन गुस्सा आएगा। सो नेटलसम परेशान करने वाला, चिढ़ाने वाला और अनॉय करने वाला, ये सारे कॉन्टेक्स्ट आप समझ सकते हैं। अभी डिस्कस करते हैं हम पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में। द फार्म लॉज पास्ड इन 2020 टर्न्ड आउट टू बी नेटलसम, leading to year-long protest by farmers who feared the impact of their livelihoods. Farmers को ये लगा कि भाई ये जो फार्म लॉज हैं ये हमें आगे चल के परेशान करेंगे। Turned out to be nettlesome, तो कष्टदायी उनको लगे, इसीलिए प्रोटेस्ट किया उन्होंने और फाइनली उन्होंने इनको रिपील करवा लिया गवर्नमेंट से। Privatization of public sector enterprises such as Air India has been nettlesome, फेसिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़ एंड पॉलिटिकल अपोजिशन। गवर्नमेंट को जब एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करना था, टाटा को बेचने से पहले काफ़ी रेजिस्टेंस देखने को मिला गवर्नमेंट को, खास करके एयर इंडिया के एम्प्लॉयज़ खुद अपोज कर रहे थे इस डिसीजन को, और पॉलिटिकल पार्टीज जो दूसरी अपोजिशन में बैठी थी वो भी इसको अपोज कर रही थी। तो काफ़ी कष्टदायी रहा ये ट्रांजिशन फ्रॉम गवर्नमेंट टू टाटा एयर इंडिया का। ये गवर्नमेंट के लिए काफ़ी नेटलसम रहा, एक सिर का दर्द बना रहा। ठीक है, एग्जाम्पल एक और है, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST हैज़ बीन नेटलसम फॉर स्मॉल बिजनेसेस हु स्ट्रगल्ड विद द कॉम्प्लेक्स कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स एंड टेक्निकल ग्लिचेस। GST जब स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे जो छोटे छोटे बिजनेसेस थे जिनको खुद से फाइलिंग करनी पड़ती थी GST की, क्योंकि बड़े बिजनेसेस CA हायर करके बैठे होते हैं, वो CA को बोल देते हैं आपको करना है, पर छोटे छोटे जो बिजनेस हैं, शॉपकीपर्स हैं, उनको खुद करना पड़ता है। तो नेट चलाना नहीं आ रहा, लॉगिन करना नहीं आ रहा, फॉरवर्ड पासवर्ड करना नहीं आ रहा, फिर सर्वर चला जाता है। उन्होंने जैसी फाइल करने की कोशिश की, पेमेंट कट गई अकाउंट से और उधर वो सक्सेसफुल नहीं हुई। अब वो परेशान हो रहे हैं, कहाँ फ़ोन करें, कहाँ मेल लिखें, हमें तो मेल ही लिखना नहीं आता। तो ये जो सारा इम्प्लीमेंटेशन था, ये जो छोटे बिजनेसेस थे उनके लिए कैसा हो गया, नेटलसम हो गया, सिर दर्द पैदा करने वाला, कष्टदायी, चिढ़ाने वाला, परेशान करने वाला, नेटलसम। क्लियर है? एग्जाम्पल्स, द नेटलसम डिलेज इन कंस्ट्रक्शन फ्रस्ट्रेटेड द प्रोजेक्ट मैनेजर। ये जो कष्टदायी डिलेज हैं बिना बात के, कभी बारिश हो गई, कभी लेबरर्स नहीं आए, कभी किसी की वाइफ की तबीयत खराब हो गई, कभी इलेक्ट्रिसिटी वाले नहीं आए, तो ये जो डिले हुआ इसने मैनेजर को फ्रस्ट्रेट कर दिया। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ही फाउंड डीलिंग विद कस्टमर कंप्लेंट्स पर्टिकुलरली नेटलसम। अब कोई व्यक्ति है कस्टमर केयर डिपार्टमेंट में काम करता है, उसको कस्टमर से बात करना, उनकी कंप्लेंट्स को से डील करना नेटलसम लगता है, कष्टदायी लगता है। द नेटलसम एरोमा फ्रॉम द इंसेंस मेड द एम्बियंस ऑफ द रूम वेरी प्लेजेंट। एब्सोल्युटली एब्सर्ड, कोई मतलब नहीं है। अगरबत्ती में से जो खुशबू निकल रही थी, नेटलसम एरोमा क्या होती है? कष्टदायी एरोमा। एरोमा पॉजिटिव वर्ड है, खुशबू, और कष्टदायी भी लिखा हुआ है, गलत है। ठीक है, स्टेंच होता बदबू, तब वो बोल सकते थे। द नेटलसम क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रेस मेड द इंटरव्यू डिफिकल्ट। बिल्कुल सही है। ऐसे क्वेश्चंस जो आपको चिढ़ाएं, कष्ट दें, ऐसे क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रेस मेड द इंटरव्यू डिफिकल्ट। इंटरव्यू डिफिकल्ट हो गया, जो सामने बैठा हुआ था व्यक्ति जो इंटरव्यू दे रहा था उसके लिए वो डिफिकल्ट हो गया। चलिए डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। इरिटेटिंग, अनोइंग, ट्रबलसम, वेक्सिंग, अगेन चिढ़ाने वाला, वेक्स करना। एंटोनिम्स की बात करें तो प्लेजेंट, अग्रीएबल, सूदिंग, आपको आराम दे रहा है वो, डिलाइटफुल, खुशी दे रहा है। तो ये सारे इसके एंटोनिम्स के तौर पर कंसिडर किए जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज इंटीमेट।
रेफरेंस क्या लिखा है इंटीमेट का? बीजेपी नाउ हैज एन इंटीमेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फ्रंटियर्स ऑफ रिफॉर्म्स, ओके, मीनिंग क्लोज, थरो और डिटेल्ड। क्लोज ये बंद वाला क्लोज नहीं है, ये समीप पास वाला क्लोज है। थरो यानी पूरी तरीके से, या फिर डिटेल्ड यानी कि डेप्थ का, डिटेल्ड सारी इंफॉर्मेशन हो उसमें, उसको इंटीमेट बोलते हैं। और खास करके अंडरस्टैंडिंग के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है। अब देखिए ये जो कपल बैठा हुआ है ये इंटीमेट हैं, एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होता है बेसिकली वर्ड यहाँ पे। सो इंटीमेट का मतलब है दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो काफ़ी गहरा है, बिना बोले एक दूसरे की फीलिंग को या जो वो कहना चाहता है सामने वाला वो समझ जाएं। ऐसे कपल या ऐसे लवर्स कैसे होते हैं? इंटीमेट लवर्स, इंटीमेट कपल। क्लियर है? चलिए ये तो हो गया एक फिजिकल कॉन्टेक्स्ट। अभी डिस्कस करते हैं पैसेज कॉन्टेक्स्ट में। हर इंटीमेट एक्सपीरियंस विद ग्रास रूट्स मूवमेंट्स gave her unique insights into the needs and aspirations of the local population। कोई यहाँ पे ये मुझे एक्टिविस्ट दिख रही हैं। अब उनका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है? इंटीमेट है। मतलब क्या है कहने का यहाँ पे? ग्रास रूट मूवमेंट्स गेव हर यूनिक इंसाइट, यानी कि ज़मीनी स्तर पे उन्होंने काम किया है। वो जो जिस जगह पे जिन लोगों के लिए वो काम कर रही हैं उनकी परेशानियाँ, छोटी छोटी परेशानियों से पूरी तरीके से अवेयर हैं। यानी कि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक पे, अपने काम पे, वो कैसी है? इंटीमेट है। लोकल पॉपुलेशन, ठीक है? तो सेंटेंस बिल्कुल सही है। द CEO's intimate grasp of the company's operations allowed him to implement strategic changes that boosted productivity। अब जो CEO हैं कंपनी के, उनकी कंपनी के ऑपरेशंस को लेकर जो अंडरस्टैंडिंग है वो कैसी है? इंटीमेट है। पकड़ कैसी है? डिसीजंस पे या स्ट्रेटजी पे इंटीमेट है। डेप्थ में जाके वो समझ पाते हैं चीज़ों को। when it comes to implementing strategic changes that boosted productivity, यानी कि जब भी बात आती है कि भाई क्या ऐसा नया किया जाए जिससे कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़े, तो उनके जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं और फ्रूटफुल डिसीजंस होते हैं बेसिकली उनके। वो कैसे हो पाते हैं? बिकॉज जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है वो कैसी? इंटीमेट है, इन डेप्थ, गहराई तक सोचने वाला व्यक्ति, बहुत सारा एक्सपीरियंस है उनके पास। एग्जाम्पल्स, शी गेव एन इंटीमेट अकाउंट ऑफ हर ट्रेवल्स थ्रू द अमेजन रेन फॉरेस्ट। अब कोई व्यक्ति हैं, कोई ट्रैवलर हैं, वो अमेजन रेन फॉरेस्ट से होकर आई, तो उन्होंने वहाँ पे अपने बहुत सारे जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे और डिटेल्ड वे में उन्होंने शेयर किए। इंटीमेट अकाउंट उन्होंने एक तरीके से शेयर किया। बिल्कुल सही सेंटेंस है। द बुक प्रोवाइड्स एन इंटीमेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंशिएंट ग्रीक फिलोसफी। कोई किताब है जो एंशिएंट ग्रीक फिलोसफी पे बहुत गहराई तक आपको व्याख्या देती है उसकी। बिल्कुल सही है। हिज इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ द डेटा रिवील्ड सेवरल डिस्क्रिपेंसीज। जो उसने अंदर डेप्थ में जाके एग्जामिन किया डेटा को, वो बहुत सारी कमियां, विसंगतियां, डिस्क्रिपेंसीज, गड़बड़, यानी लिखा कुछ है डेटा और जब चेक कर रहे हैं तो कुछ और निकल के आ रहा है, डिस्क्रिपेंसीज। सही है सेंटेंस। द इंटीमेट डिस्कशन ऑफ द टॉपिक गेव वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट इट। ये उल्टा लिखा हुआ है। अगर इंटीमेट है डिस्कशन तो वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन कैसे निकाल रहा है? डिटेल्ड इंफॉर्मेशन वो दे रहा होगा फिर। सो ये सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया हो इंटीमेट का मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट। सिनोनिम्स क्लोज, डीप, थरो, डिटेल्ड। एंटोनिम्स की बात करें तो सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर, सतही, डिस्टेंट, दूर का, डिटैच्ड, अलग, अनइन्वॉल्व्ड यानी जो इन्वॉल्व्ड ही ना हो तो वो इंटीमेट कैसे हो सकता है? नेक्स्ट वर्ड इज एग्नोस्टिक। रेफरेंस क्या है एग्नोस्टिक का? ओवर द नेक्स्ट 5 years द इकोनॉमिक मोमेंटम should become more politically agnostic. Okay, politically agnostic. Just a bit. Let me have a sip of water. हाँ जी, agnostic का meaning not committed to a particular political or ideological stance। यहाँ पे आप रिलीजियस इंस्टांस भी बोल सकते थे, क्योंकि जनरली जब मैंने ये वर्ड पहली बार पढ़ा था तो मेरे को उसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने इसको पढ़ा था। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी एक रिलीजन पे भरोसा नहीं कर पाए या गॉड की एग्जिस्टेंस पे भरोसा ना कर पाए, ऐसे ले लेते हैं। यानी उसको लगता है यार गॉड है भी या नहीं भी है, और ये ऐसा टॉपिक है जिस पे आप प्रूफ्स के साथ बात नहीं कर सकते, है ना। जैसे बोलते हैं ना कि स्वर्ग तो उसी को ही दिखेगा, स्वर्ग या नरक, जो मरेगा।
तो मरने के बाद तो आप उससे बात ही नहीं कर पाते, तो पता ही नहीं चल पाता कि स्वर्ग है भी या नर्क है भी या नहीं। सो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके मन में हमेशा डिसबिलीफ होता है कि गॉड का एग्जिस्टेंस है या नहीं, एथीस्ट से अलग। एथीस्ट क्या होता है? जो मान के बैठा हुआ है कि नहीं, एग्जिस्टेंस नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ उस व्यक्ति की जो ये बोलता है कि है या नहीं, आई एम नॉट श्योर, सो वो होता है एग्नोस्टिक। दूसरा, नॉट कमिटेड टू अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल स्टांस। किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी आई एम नॉट श्योर कि ये अच्छा है, ये बुरी है पार्टी, या इनका डिसीजन सही है या गलत है, एग्नोस्टिक। क्लियर? सो अभी डिस्कस करते हैं इसको। और हाँ जी, अब देखिए ये जो पर्सन है, दिमाग कैसा है? क्वेश्चन करने वाला। क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम धर्म, देन हिंदू धर्म, आई एम नॉट श्योर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी एग्नोस्टिक, आई एम नॉट श्योर कौन सही कौन गलत, कौन ऊपर कौन नीचे, और किसको फॉलो किया जाए किसको नहीं फॉलो किया जाए, नॉट श्योर। सो एग्नोस्टिक माइंडसेट। ठीक। दूसरा एग्जाम्पल और है पैसिफिक कॉन्टेक्स्ट में, इन इंडियाज डाइवर्स सोसाइटी द न्यू एजुकेशनल करिकुलम इज डिजाइंड टू बी एग्नोस्टिक टू एनी स्पेसिफिक रिलीजियस और कल्चरल बायस, प्रमोटिंग इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिव हम डिस्कस कर चुके हैं। इंक्लूसिव का मतलब होता है सबको कंसीडर करना, यानी सबको साथ में लेकर चलना। अभी यहाँ पे जो बात बोली जा रही है वो बोली जा रही है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो करिकुलम है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि उसमें कोई स्पेसिफिक रिलीजियस या कल्चरल बायस नहीं है। सारे रिलीजन्स को साथ में लेकर चल रहे हैं करिकुलम में, और सारे रिलीजन्स को इक्वल वेटेज दी गई है, यानी कि एग्नोस्टिक है। जो करिकुलम है वो कैसा है? एग्नोस्टिक है। चलिए एक और एग्जांपल है, द स्टार्टअप डेवलप्ड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म दैट इज एग्नोस्टिक टू ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ensuring it works seamlessly on both Android and iOS devices। यानी जो स्टार्टअप है उसने जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया है वो एग्नोस्टिक है किसके लिए? ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए, यानी सिस्टम एग्नोस्टिक है। और इसका मतलब ये हुआ कि वो एंड्रॉयड एंड iOS दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर सकता है इजीली, सीमलेसली। पर स्मार्ट कीड़ा ऐप केवल एंड्रॉयड डिवाइसेस पर ही वर्क करता है, यानी कि स्मार्ट कीड़ा ऐप इज़ नॉट सिस्टम एग्नोस्टिक, इज़ नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम एग्नोस्टिक। बट ये जो स्टार्टअप है इसने जो बनाया है वो जो ऐप है वो सिस्टम एग्नोस्टिक है। फॉर एग्जांपल जोमेटो हो गया या अमेजोन हो गया, अगेन एंड्रॉयड एंड iOS दोनों पे वर्क करते हैं सीमलेसली। सो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अच्छा फ्रेज है सिस्टम एग्नोस्टिक, ऐसे ही यूज़ होता है, मतलब इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको ये देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। द जज रिमेन्ड एग्नोस्टिक एंश्योरिंग अ फेयर ट्रायल, यानी जज पूरे ट्रायल के दौरान एग्नोस्टिक रहे, किसी एक व्यू पॉइंट की तरफ स्क्यूड नहीं थे, झुके हुए नहीं थे, बायस नहीं थे। क्लियर है? सेंटेंस सही है। हर एग्नोस्टिक अप्रोच टू द डिबेट केप्ट हर इम्पार्शियल, यानी उनका जो अप्रोच था डिबेट की तरफ वो कैसा था? एग्नोस्टिक था। अगेन वो बायस नहीं थी और पार्शियल नहीं थी, और इसीलिए बोला जा रहा है कि वो लास्ट तक इम्पार्शियल बनी रही, निरपेक्ष। क्लियर है? ये सेंटेंस भी सही है। His agnostic view on the issue led him to give a biased opinion। ये सेंटेंस गलत है। अगर व्यू एग्नोस्टिक है तो बायस्ड ओपिनियन कैसे हो सकता है ना? कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट। द कमिटीज एग्नोस्टिक स्टांस हेल्प देम इन मेकिंग अ लॉजिकल डिसीजन ऑन द मैटर। जो भी कमेटी है उसका स्टांस यानी कि दृष्टिकोण यानी कि रुख कैसा है? एग्नोस्टिक है। एग्नोस्टिक को हिंदी में बोलते हैं, अगर रिलीजन वाले कॉन्टेक्स्ट में बोले तो अईश्वरवादी, और नॉर्मली बोला जाता है अज्ञेयवादी, यानी वहाँ पे आप श्योर नहीं है, अज्ञेय श्योर नहीं है ज्ञान के लिए ये चीज़ है या नहीं है, उसके लिए बोला जाता है हिंदी में अज्ञेयवादी। द कमिटीज एग्नोस्टिक स्टांस हेल्प देम इन मेकिंग अ लॉजिकल डिसीजन, यानी अगर स्टांस यानी कि रुख या दृष्टिकोण कैसा है? एग्नोस्टिक है, तो डिसीजन कैसा होगा? लॉजिकल होगा, यानी बात होगी पहले ऊपर, दोनों पक्षों की बात सुनी जाएंगी और ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, सारे आर्गुमेंट सुने जाएंगे और फिर डिसीजन लिया जाएगा। यानी सिर्फ आप मैं या तुम ऐसे नहीं कर सकते। बायस्ड होना गलत होता है और एग्नोस्टिक होना अच्छा होता है, वहाँ पे बेटर डिसीजंस सामने आते हैं निकल के। सो आई होप आपको समझ में आ गया एग्नोस्टिक का मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट। एग्जाम्पल्स न्यूट्रल, इम्पार्शियल, अनबायस्ड। एंटोनिम्स की बात करें तो बायस्ड या फिर कमिटेड यानी इसी के लिए हूँ, इसी पर्टिकुलर आइडिया पे या बिलीफ पे मैं कमिटेड हूँ, मैं इससे बाहर नहीं जा सकता।
ऑर्थोडॉक्स भी हो सकता था इसका एक एंटोनिम। चलिए, दैट्स इट बच्चा पार्टी। क्या करना है, हमेशा की तरह होमवर्क में आपको क्या करना है, होमवर्क में आपको हर एक वर्ड जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया उस पर बनाना है आपको अपना खुद का सेंटेंस उसके सही कॉन्टेक्स्ट में, और जो सेंटेंसेस का आपका ग्रुप बने, कॉम्बिनेशन बने, उसको एक सिंगल कमेंट के तौर पे ड्रॉप कर देना है इस वीडियो लेक्चर के कमेंट्स सेक्शन में। हमेशा की तरह मैं बोलता हूँ, आई इंसिस्ट, अगर आप ऐसा करते हैं तो सबसे ज़्यादा आप सीखते हैं। ठीक है। दूसरा, आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, दिस इज़ माई यूज़र नेम। जिन भी बच्चों ने रिसेंटली हमारा स्मार्ट रीड कोर्स परचेज किया है और अभी तक हमारे प्राइवेट ग्रुप से नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम पर, अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करें। आई विल शेयर द टेलीग्राम ग्रुप इनवाइट लिंक विद यू। ग्रुप ज्वाइन करें, बिकॉज एक्चुअल डिस्कशन एंड मेंटरशिप वहीं पर होती है। थर्ड थिंग, पूरा लेक्चर आपने देखा, लेक्चर देखने के बाद आपको जाना है स्मार्ट रीड कोर्स के डैशबोर्ड पे, अटेम्प्ट करनी है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 46, और अटेम्प्ट करने के बाद, पूरी एक्सरसाइज अटेम्प्ट करने के बाद आपको रिजल्ट स्क्रीन से पिक करनी है आपकी आरसी स्पीड और आपका आरसी लेवल क्या रहा 46 नंबर की ड्रिल में, और दोनों के स्क्रीनशॉट्स को लेकर शेयर कर देना है हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट I can check, I can assess, I can gauge your performance and then I'll be able to help you accordingly. मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।